दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स एंड हिंदी बोर्ड एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोगों को मैं एक बार नमस्कार करता हूं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मैं टॉपिक को शुरुआत करता हूं बिना समय गवाए हुए। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा है जिसमें मुख्य रूप से बात किस पे होती है, चार्ज पे। चार्ज यानी कि आवेश, इसको सूचित करते हैं क्यू से, यानी डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, ठीक है ना। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्या है, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, साथ साथ डायमेंशन भी बताया था। डायमेंशन भी मैंने चार्ज का बताया था, ए इंटू क्या होता है, टी, ए इंटू टी, ठीक है। अब इसके बाद जरा हम लोग चलते हैं कि कूलाम के नियम के हिसाब से क्या करेंगे। तो देखिए, कूलाम का नियम जानने से पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम जानना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम क्या जानते हैं भाई, कि एक बॉडी रहता है, दूसरी बॉडी रहती है, एक m1 और एक m2, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी हमारे पास r है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है कि प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r², फिर प्रोपोर्शनल हट करके आपका इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बटा r²। ये आपका पुराना चीज है, ठीक है। ये हम लोगों को क्या क्या पढ़ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में है। कूलाम्स का नियम भी जस्ट टाइप कुछ इसी तरह से है। अंतर केवल इसमें कि जहां पे g कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट हमारा बदल जाएगा। g को क्या कहते हैं, तो g को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग का नियतांक देखेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स में तो दो बॉडी लेते हैं, दो बॉडी का द्रव्यमान m1 m2 था, ठीक उसी प्रकार कूलाम का नियम किसको कहते हैं, तो यहाँ पर दो बिंदुवत क्या रहेगा, आवेश रहेंगे या स्थिर आवेश। मान लेते हैं कि एक q1 और एक आपका q2 क्या है, चार्ज है। चार्ज यानी कि आवेश, ये क्या है आपका चार्ज है। तो चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। तो कौन सा आवेश है, Q1 और Q2। तो सुनिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों आवेश अगर सेम होगा, सेम कहने का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन, रिपल्सन कहने का मतलब होता है विकर्षण। अगर एक अपोजिट होगा, यानी कि एक माइनस एक प्लस या फिर प्लस एक माइनस, तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रूल यहाँ पे देखिए क्या कहता है सर, क्या कहता है उसको समझेंगे। ये दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r। डिस्टेंस कितना समझते हैं, r, ये दोनों के बीच की दूरी। चलिए, डिस्टेंस को मेंटेन कर दिया r से, r आपका दूरी हो गया। फोर्स या तो एक दूसरे पर लगेगा, यानी अट्रैक्शन का फोर्स होगा, या तो एक दूसरे के दूर जाएगा, अपोजिट चला जाएगा। ये एक दूसरे से दूर चला जाएगा, एक दूसरे, अगर एक दूसरे पर आता है यानी ये नजदीक पर आता है, तो एक लीनियर लाइन खींचेंगे। मान लीजिए कि लीनियर लाइन है, ठीक है। तो ये अगर फोर्स इधर की ओर जा रहा है तो ये इसको स्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आपका क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन दोनों निगेटिव रहेगा तो ये क्या होगा, ये इधर भाग जाएगा और ये आपका इधर भाग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बीच में एक लगता है यहाँ पे फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलाम का नियम कहता है दो बिंदुवत या स्थिर आवेश, दो बिंदुवत व स्थिर आवेश के मध्य जो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण, कैसा बल लगेगा, या तो आकर्षण लगेगा या तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। इंग्लिश में बोलेंगे तो या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो फिर क्या लगेगा, रिपल्सन। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो मान लीजिए कि ये बल हो गया F, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 के क्या होते हैं, समानुपाती, समानुपाती। एक प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 और Q2। कोई तकलीफ इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, ये तो था फर्स्ट नियम। ये क्या है, फर्स्ट नियम, कूलम के नियम के अनुसार कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेश मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये द्रव्यमान का गुणनफल था, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके बाद दोनों को मिलाया गया, तब ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। ये पुराना चीज है, ठीक है, जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में पढ़े हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ में, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, बटा क्या चलेगा, R का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक कांस्टेंट टर्म लिखे हैं G, तो यहाँ पर भी F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर। अब सवाल समझेंगे कि K है क्या, K है क्या, तो K भी आपका क्या है सर, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो पदार्थ है, प्रकृति है, यानी कि माध्यम है, उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्जों के बीच में कैसा मीडियम है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है के, जिसे हम लोग स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। के को क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक। कोई तकलीफ इसमें, चलिए इसको साइड में जरा हम पुराने वाले टर्म को हटा देते हैं। कूलम्ब का नियम के पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशन का नियम काट देते हैं साइड में, है ना। इसके बाद जानेंगे F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटा R के स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। इतना जानने के बाद याद रखिएगा कि K तो आपका होता है स्थिर विद्युतांक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन कभी कभी इसको वेक्टर नोटेशन में दे देगा। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में याद रखें, यानी कि सदिश के रूप में। तो अगर हम सदिश के रूप में इसे निरूपित करते हैं तो सदिश का मतलब एरो लगेगा, सदिश का मतलब क्या लगेगा, एरो, अर्थात तीर लगेगा, और तीर लग जाएगा तो ये प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन तो R स्क्वायर है ही, साथ साथ यहाँ यूनिट R लगेगा, कैप R, यूनिट वेक्टर। ये हो गया वेक्टर नोटेशन में। वेक्टर नोटेशन में भी हम लोग याद रखेंगे, साथ साथ ये जो लिखे हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका भी वैल्यू याद रखेंगे हम लोग। एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 गुना 8.85 गुना 10 के पावर -12, 10 के पावर -12। ये आपका क्या है, परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है इसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको पर एप्सिलॉन परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटीज, ठीक है, अंग्रेजी में। तो इसका वैल्यू जब इसमें हम डालते हैं 8.85 गुना 10 के पावर -12, 4 पाई का वैल्यू 22/7, इन सबको सॉल्यूशन करने के बाद 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इतना आ जाएगा। चलिए इतना अगर जानते हैं तो अब हमारे पास के का पूछा जाएगा डायमेंशंस, यानी कि कूलम्ब लॉ के अनुसार से परावैद्युत नियतांक होता है, कौन सा नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशंस क्या होगा, जैसे आपको ग्रेविटेशनल वाला कांस्टेंट में पूछ देता है कि जी का डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा कि के का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। फोर्स का नहीं पूछेगा, क्योंकि फोर्स को पता है MLT इनवर्स 2 होता है, फोर्स का भाई पहले से पता होता है डायमेंशन कि MLT इनवर्स क्या होता है 2, ये 11th क्लास से ही हम लोग रटते आ रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन MLT इनवर्स 2 होता है। यहाँ हम लोग का के का पूछेगा, तो के की निकालने के लिए ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। चलिए देखिएगा, वेक्टर वाले टर्म को हम मिटाते हैं, थोड़ा इधर भी साइड कर लेते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से इसको देखिए, इस गुने वाले को कहाँ लेके चले आएंगे, इधर। तो k इक्वल टू क्या चल गया, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2।
अब इसका डायमेंशन निकालेंगे के का, तो इधर का भी लिखेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो गया Q1 Q2। अब जरा सुनिएगा, एफ का वैल्यू डायमेंशन MLT इनवर्स 2, आर का m के पावर 2, Q1 याद कीजिए पिछली वीडियोस में आवेश का मात्रक हो, आवेश यानी कि आवेश बराबर क्या बताएं, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, चूंकि डबल है एक इधर और एक इधर, दो बार लिख दिए। अब इसमें काट छाट होगा, जो कटेगा एक साथ और जो नहीं कटेगा वो एक साथ। इसको जरा सा ध्यान दीजिए और बताइए कौन सा होगा। यहाँ पे m नहीं होगा, सॉरी l होगा। क्यों l होगा, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, r के हिसाब से ये लेंथ होता है, क्या होता है लेंथ, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं l, ठीक है, मिस्टेक से m लिख दिए थे, यहाँ पे l होगा, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। अब जोड़ तोड़ करते हैं हम लोग, तो जोड़ तोड़ क्या करेंगे, l 2 गो और एक इधर 3 गो, यानी कि m L3T इनवर्स में 2 और इधर से आ गया 2, तो 2 2 माइनस माइनस 4, एक a स्क्वायर, तो ये भी चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा a के पावर -2। ये बन गया आपका k का डायमेंशन। k मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, हिंदी में बोलेंगे तो स्थिर विद्युत नियतांक। इसमें कोई दिक्कत किसी को, और भी क्या चीज याद रखेंगे, एप्सिलॉन याद रखेंगे कि 8.85 गुना 10 के पावर 12 होता है। कोई तकलीफ इसमें, तो ये तो था आपका कूलम्ब का नियम, जो बिल्कुल क्रैश कोर्स के हिसाब से मैं आपको चला रहा हूँ, यानी कि कम समय में ज्यादा नॉलेज, जिसको बोर्ड एग्जाम देना होता है उसके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल है। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट होंगे उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये फायदा मिल सके और एग्जाम में अच्छे से लिख सके। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि याद करने में भी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं, हमारी मुलाकात अगले वीडियोस में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।